अब तो एक ही रास्ता बचा है, इस अरण्य को जगाना पड़ेगा। यही सही रहेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें किसी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना होगा, बस एक मंत्र से काम हो जाना चाहिए। वन देवी समुत्तिष्ठ प्राणि शक्तिम समन्वितम खगमृगाः सम्नादन्ति रक्ष रक्ष महाद्रुमम। उस वृद्ध साधु ने एक मंत्र पढ़ा और जंगल में हवाएं तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल अंगड़ाई ले रहा हो और रोड बना रहा अंग्रेजों का टोला चौंक पड़ा। What the hell? ये सडनली इतना तेज विंड किधर से आ गया? सारे अंग्रेज इधर उधर देखने लगे। काम रुक गया था और तभी एक जोरदार आवाज उस आंधी को काटती हुई गूंज उठी। Everybody, get back to work. Bloody idiots. थोड़ा सा वेदर विंडी हो गई तो सब रुक गए। ज़ेकारियल का आदेश मिलते ही सभी वापस काम पर लग गए, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। ये क्या है? Is that a wild boar? अचानक उनके सामने एक जंगली सुअर आ गया था। एक अंग्रेज ने तुरंत अपनी राइफल उठाई, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया। लकड़बग्घों के एक झुंड के कर्कश शोर ने सबका ध्यान खींच लिया था और फिर मामला और भी विचित्र होने लगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब एनिमल्स अचानक रो क्यों रहे हैं? और तभी शोर और बढ़ गया। सभी अंग्रेजों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली थी। काम एक बार फिर रुक गया था और ज़ेकारियल भी इस बार चुप था। ये क्या हो रहा है? इतने सारे एनिमल्स की साउंड, क्या वो कहीं माइग्रेट कर रहे हैं? सर, सर! क्या हुआ? सर, इधर देखिए। उस सैनिक की आवाज कांप रही थी। ज़ेकारियल तुरंत आगे बढ़ा। क्या हुआ? तुम लोग ऐसे डरे हुए क्यों? सर, वो देखिए। ज़ेकारियल ने सामने देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने पेड़ों के बीच से बहुत से जानवर झांक रहे थे, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो सब एक साथ थे, किसी झुंड की तरह। हाइनास, वुल्व्स, बोर्स, टाइगर्स, ये सब एक साथ? दिस इज इम्पॉसिबल। और ये सब हमारी तरफ देख रहे हैं। ओह, लगता है ये इस फॉरेस्ट का डिफेंस सिस्टम है, हमें उस आर्टिफैक्ट तक पहुंचने से रोकने के लिए। इंटरेस्टिंग। ज़ेकारियल और अंग्रेज सैनिक हमले की आशंका को देखते हुए तैयार थे। तभी अचानक ऊपर पेड़ों में हलचल होने लगी, लेकिन वो लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक बंदरों का झुंड नीचे उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते पूरा मैदान एक जंगली रणभूमि बन गया। ये क्या? मंकीज! सब ऊपर देखो! आ! बंदरों ने सैनिकों पर चारों तरफ से हमला बोल दिया था। कोई उनके कंधों पर कूद रहा था, कोई उनकी बंदूकें छीन रहा था। तभी जंगल से भी जानवर, भेड़िए, लकड़बग्घे, सुअर और बाघ तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े। सर, ये सब हमें घेर रहे हैं। राइफल्स काम नहीं कर रही। डैम इट, ये मंकी! पूरा मैदान एक अफरा तफरी का अड्डा बन गया था। सैनिक अपनी बंदूकें चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानवरों का झुंड उन पर हावी हो रहा था। और अभी तो सबसे बड़ी मुसीबत आनी बाकी थी। देखते ही देखते हाथियों का एक झुंड वहां पहुंचा और उसने आधी अधूरी सड़क को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो अपने पैरों से सड़क पर वार करके उसे तोड़ रहे थे। उधर ज़ेकारियल हमला शुरू होते ही बचकर एक कोने में चला गया था और सब कुछ देख रहा था। मैं सबके सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मेरा राज खुल जाएगा। इसलिए मुझे छुपकर इन जानवरों को रोकना होगा। ज़ेकारियल ने अपने हाथों को हिलाना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी चमक आ गई थी। ये जंगल मुझे रोक नहीं सकता, थोड़ी सी ही पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़ेकारियल के हाथों से एक हल्की सी लाल चमक निकली और एक तेज हवा का झोंका जानवरों को पीछे धकेलने लगा। ज़ेकारियल के वार किसी को नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो अदृश्य ऊर्जा के वार थे। लेकिन दूर ऊंचे टीले पर झाड़ियों के पीछे छुपे उस वृद्ध साधु को सब कुछ दिख रहा था।
ये तो ज़कारियल है। इसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। इसके आगे ये जानवर ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मुझे अब इन जानवरों को बचाना होगा। वन देवी समाहर प्राणी शक्तिम संरक्षणम खग मृगाः समनादन्ति शांतिम शांतिम महावनम। उस मंत्र के साथ हवा का रुख बदल गया। जानवर, भेड़िए, लकड़बग्घे, सुअर, बाघ, हाथी और बंदर सब एक साथ रुक गए और फिर तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़े, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस बुला रही हो। मैदान पर सिर्फ धूल, टूटी बंदूकें और घायल सैनिक छूट गए थे। ये वापस जा रहे हैं, पर इन्होंने हम पर अटैक क्यों किया? आखिर ये सब क्या था? सर, ये जंगल, ये एनिमल्स का कंबाइंड अटैक, दिस इज ऑल टू स्ट्रेंज। हम यहाँ नहीं टिक सकते। वी हैव टू गो बैक। ज़कारियल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और अपने सैनिकों पर चिल्लाया, उठो सबके सब, ये कोई हॉलिडे या पिकनिक नहीं है। गेट बैक टू वर्क राइट नाउ। हम इस आर्टिफैक्ट को हर हाल में हासिल करेंगे। ये जंगल और उसके एनिमल्स हमें नहीं रोक सकते। सैनिक दर्द और डर से कांप उठे, धीरे धीरे उठने लगे। ज़कारियल का गुस्सा उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था और जंगल फिर से एक रहस्य की तरह शांत हो चुका था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। ज़कारियल का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि कंकाल धाम लूसीफर के निशाने पर आ चुका है। लेकिन लूसीफर आखिर करना क्या चाहता है? लूसीफर क्या चाहता था, ये उस वृद्ध साधु को समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मीबाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही थी सच है या नहीं। ये कौन है? ये तो कोई दानव लगता है। हे शंभू, क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है या फिर ये मेरी आंखों का धोखा है? रानी की तलवार अब उनके हाथों में चमक रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरत दोनों साफ झलक रहा था। ये जो भी है, मुझे इनका सामना करना ही होगा। क्या चल रहा है यहाँ? रानी लक्ष्मीबाई को देखते ही अनीता एक पल को सकपका गई। उधर ठीक उसी वक्त ड्रैकुला दर्द से कहरा उठा, बस अब टॉलरेट नहीं हो रहा। ये सब क्या है? कौन है ये? और तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? महारानी जी, ये व्लाद है। प्रोफेसर व्लाद? पर ये तो सच बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने भेजा है तुम्हें? अंग्रेजों ने? महारानी जी, आप जो भी सोच रही हैं वो गलत सोच रही हैं। ये व्लाद ही है और हमें किसी ने नहीं भेजा है। लेकिन ये तो किसी दानव जैसा लगता है। हट जाओ सामने से। इससे पहले कि ये कुछ करे, मैं इसका अंत कर देती हूँ। नहीं महारानी जी, वो बस बीमार है। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अनीता, कोई इनको लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं अब अपने आप को और नहीं रोक सकता। व्लाद, नो, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। प्लीज व्लाद। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? व्लाद बीमार है महारानी जी, और बाकी डिटेल मुझे बताने का टाइम नहीं है। आप खतरे में हैं। खतरे में? किससे? इस दानव से? अनीता, जाओ यहाँ से। व्लाद, कंट्रोल करो। तुम कर सकते हो, जैसे डोंगरगढ़ के फॉरेस्ट में किया था। देखो लड़की, मुझे सच बताओ कि ये माजरा क्या है? महारानी जी, बताने का समय नहीं है। आपके जिले में कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और हम बस उसको रोकना चाहते हैं। अनीता, मैं कह रहा हूँ, जाओ यहाँ से। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। ये तुम्हारा साथी, ये एक दानव बन गया है। मुझे तो लगता है कि ये ही वो खतरा है। महारानी जी, सच मानिए, अगर हमें आपको नुकसान पहुंचाना होता तो मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रही होती। अनीता, जाओ यहाँ। अचानक ड्रैकुला शांत हो गया। उसे कुछ महसूस हो रहा था। वो आ गया है। कौन आ गया है? और ये तुम्हारे साथी को क्या हो रहा है? यस व्लाद, तुम कर सकते हो। कंट्रोल करो व्लाद, कंट्रोल। ड्रैकुला ने अपनी ब्लड लस्ट को किसी तरह कंट्रोल कर लिया था और उसका रूप फिर से इंसानों जैसा हो रहा था। ये तो सच में प्रोफेसर है, पर कैसे?
ये सब बताने का समय नहीं है महारानी जी। हमें उस खतरे को रोकना होगा जो झांसी पर यानी आप पर मंडरा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी सीढ़ियों के पास से एक आवाज आई। ये क्या था? ये क्या था? सीढ़ियों से आती उस चीख ने उन तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रानी लक्ष्मीबाई अभी तक ये तय नहीं कर पा रही थी कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। द डेंजर इज हियर। अनीता, तुम कोइन को लेकर किसी सेफ जगह जाओ। मैं देखता हूँ कि ये खतरा है क्या। नहीं, कोई नहीं जाएगा। महारानी जी समझने की कोशिश करिए, आपकी जान खतरे में। मृत्यु के डर से भागना या छुपना मेरी फितरत नहीं है। अगर झांसी की तरफ किसी ने आंख टेढ़ी करी है तो मैं उसकी आंख निकाल दूंगी। तुम दोनों यहीं रुकोगे, मैं देख कर आती हूँ कि मामला क्या है। रानी लक्ष्मीबाई वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आ रही थी। कौन है वहाँ? रानी लक्ष्मीबाई के प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन एक खौफनाक सी गुर्राहट के रूप में। उन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आने वाला वही सैनिक था जिसे रानी लक्ष्मीबाई नीचे रुकने को बोलकर आई थी और कुछ देर पहले जिसकी चीख सुनाई दी थी। लेकिन वो इस समय कुछ अजीब लग रहा था। उसकी चाल धीमी थी और उसकी कराह खौफनाक। सैनिक, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, ये क्या? रानी लक्ष्मीबाई ने अपने हाथ में पकड़ी मशाल आगे करी और उसकी रोशनी में जो उन्हें दिखा वो समझ से परे था। हे भगवान, इसे क्या हुआ है? व्लाद! अनीता ड्रैकुला की तरफ पलटी और चौंक पड़ी। ड्रैकुला अपना पेट पकड़कर जमीन पर घुटने टिकाकर बैठा हुआ था। व्लाद, तुम ठीक हो ना? नहीं अनीता, मेरी भूख मुझे परेशान कर रही है। इधर अनीता ड्रैकुला को संभालने की कोशिश कर रही थी, उधर रानी लक्ष्मीबाई सामने खड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। सैनिक, क्या हुआ है तुम्हें? जवाब दो। मत! और अगले ही पल वो सैनिक रानी लक्ष्मीबाई पर टूट पड़ा। अरे, ये क्या? उस सैनिक ने अपनी तलवार निकालकर रानी पर वार किया, लेकिन रानी ने बिजली की गति से अपनी जगह छोड़ दी और उस सैनिक का वार खाली चला गया। ये क्या कर रहे हो सैनिक? ये राजद्रोह है। रानी उस सैनिक को समझाने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उस पर तो जैसे कोई भूत सवार था। अगले ही पल उसने पलटकर एक बार फिर रानी पर वार किया। होश में आओ सैनिक, पागल हो गए हो क्या? इधर रानी लक्ष्मीबाई उस सैनिक को रोकने की कोशिश कर रही थी और उधर अनीता ड्रैकुला को संभालने की। व्लाद, प्लीज उठो, महारानी की जान खतरे में है। मैं पागल हो रहा हूँ अनीता, भाग जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं व्लाद, तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। अभी कुछ देर पहले तुमने किया था ना, फिर से ट्राई करो प्लीज। ड्रैकुला खुद से लड़ रहा था। कभी उसके पंजे नुकीले होने लगते तो अगले ही पल वो वापस नॉर्मल हो जाते, लेकिन हर बीतते सेकंड के साथ उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। उधर रानी लक्ष्मीबाई को अब समझ आ चुका था कि वो सैनिक अब उनका कोई आदेश मानने वाला नहीं था। लगता है तुमने तय कर लिया है कि तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे। तो ठीक है, अब तुम्हें इस राजद्रोह की सजा देनी ही पड़ेगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए न केवल इस सैनिक के वार को विफल किया, बल्कि तेजी से घूमते हुए उसके पीछे जा पहुंची और उसकी पीठ पर एक गहरा घाव किया। मैं तुम्हें मृत्युदंड की सजा सुनाती हूँ। वो सैनिक संभल भी नहीं पाया था कि रानी ने अपनी तलवार उसके जिस्म के आर पार कर दी। वो सैनिक लड़खड़ाया और आगे जाकर दीवार पर जा गिरा। अब तुम दोनों। हाँ, ये क्या? रानी की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि वो सैनिक दोबारा खड़ा हो रहा था और इस बात ने अनीता का भी ध्यान खींच लिया। ये कैसे हो सकता है? पर इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि अगले ही पल
सीढ़ियों से और कदमों के ऊपर आने की आवाजें आने लगी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? न रानी को कुछ समझ आ रहा था और न अनीता को, और जो इन सब बातों का एक्सपर्ट था वो अपने आप से ही लड़ने में व्यस्त था। नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। रानी लक्ष्मीबाई और अनीता तब तक घिर चुके थे क्योंकि 4 सैनिक ऊपर आ चुके थे, और वो भी उस पहले सैनिक की तरह ही अजीब सी आवाज में गुर्रा रहे थे। ये सब तो मेरे ही सैनिक हैं, लेकिन इन्हें आखिर हुआ क्या है? ये तो नहीं पता महारानी जी, पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। अभी तक तो मैं यही सोचकर अपने वार रोक रही थी कि ये इंसान हैं, पर अब ये साफ है कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो इंसान की दुनिया से बाहर है। मैं भी आपके साथ हूँ महारानी जी। लेट्स डू दिस। या! रानी लक्ष्मीबाई और अनीता उन सैनिकों से भिड़ गए। रानी अपनी तलवार से उनसे लोहा ले रही थी, लेकिन अनीता के पास कोई हथियार नहीं था। वो निहत्ती ही 2 सैनिकों के वारों से बचती हुई उनसे लड़ रही थी। ये मर क्यों नहीं रहे हैं? रानी ने अब तक कई बार उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वो फिर खड़े हो जा रहे थे। अनीता भी बाकी दोनों के वारों से बचने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी, और ड्रैकुला, वो तो मानो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। नो, आई हैव टू कंट्रोल माय ब्लड लस्ट। मुझे कैसे भी करके ये करना होगा। ड्रैकुला का दिमाग झटके खा रहा था। उसकी भूख उसे ड्रैकुला बनने को उकसा रही थी, और उसका दिमाग उसे उस साधु की बात याद दिला रहा था। तुम किसका खून पियोगे ये निर्णय तुम्हें ही करना होगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और आवाज गूंज उठी, एक जानी पहचानी आवाज। उठो व्लाद, कब तक अपनी असलियत से लड़ोगे? कब तक दूसरों के कहने पर जीते रहोगे? उठो और अपने सच को स्वीकार लो। देखो, तुम्हारे सामने 2 शिकार हैं। उठो और मिटा लो अपनी भूख। तोड़ दो सारी प्रतिज्ञा। बन जाओ जो तुम्हें बनना है। उठो व्लाद, उठो और बन जाओ वो राक्षस जिससे सब डरते हैं। ड्रैकुला, राइज! ड्रैकुला का दिमाग एक जंग का मैदान बन चुका था, ठीक वैसे ही जैसे वो बुर्ज इस समय बना हुआ था, जहां रानी लक्ष्मीबाई और अनीता 5 अमर सैनिकों से लड़ रहे थे। रानी तो अपने युद्ध कौशल और तलवारबाजी से उनसे लोहा ले रही थी, मगर अनीता के लिए यह सब कुछ बहुत मुश्किल था। और तभी एक सैनिक ने अनीता को नीचे गिरा ही दिया। अनीता उठ पाती उससे पहले ही वो सैनिक उसके ऊपर चढ़ चुका था। उसके हाथों में एक धारदार खंजर था, जिससे वो अनीता का सर काटने की कोशिश कर रहा था, और अनीता उसे रोकने की कोशिश में लगी थी। छोड़ मुझे! रानी 3 सैनिकों से लड़ने में व्यस्त थी। ड्रैकुला अपने आप से लड़ने में लगा हुआ था, और अनीता की तरफ मौत कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि 5वां सिपाही उसके सर के पास पहुंच चुका था और उसकी तलवार हवा में उठ चुकी थी अनीता के सर के 2 टुकड़े करने के लिए, और अनीता के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। अनीता की मौत तय थी, मगर तभी वो जाग गया। बस अब बहुत लड़ चुके तुम, अब थोड़ा घूम कर आओ तो अनीता के ऊपर से हटेगा या नहीं। समझ गया, चल मैं तेरी थोड़ी हेल्प करता हूँ। अनीता ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा। व्लाद उसकी रक्षा के लिए आ चुका था, और उसने आते ही उस 5वें सिपाही को उठाकर बुर्ज के नीचे फेंक दिया। ड्रैकुला ने अनीता के गले पर खंजर रखे उस सैनिक का भी वही हाल किया। देखते ही देखते वो बुर्ज के नीचे जा चुका था। व्लाद, तुम ठीक हो? फॉर नाउ, अब उठो, खतरा अभी टला नहीं है। ड्रैकुला ने अनीता का हाथ पकड़कर उसको खड़े होने में मदद की, और फिर उसका ध्यान रानी लक्ष्मीबाई की तरफ गया, जिन्होंने अकेले 3 सैनिकों को बुर्ज की दीवार की तरफ धकेल के रखा था।
बस बहुत हो चुका। अब ये खेल खत्म करने का समय हो चुका है। और अगले ही पल रानी ने अपनी तलवारबाजी का जौहर दिखाया, जिसे देखकर अनीता के साथ साथ ड्रैकुला भी हैरान रह गया। रानी ने तीनों का सर उनके जिस्म से अलग कर दिया था। उम्मीद है अब ये दोबारा नहीं उठेंगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है क्वीन। हाँ, तुम रिलैक्स महारानी जी, व्लाद अब कंट्रोल में है। उस सब के लिए टाइम नहीं है क्वीन, क्योंकि खतरा ये सैनिक नहीं थे, खतरा वो ताकत है जिसने इन्हें ऐसा बना दिया। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, एक भटकाव। उसका टारगेट कोई और है, आप नहीं। मैं नहीं हूँ तो फिर कौन? कोई ऐसा जो झांसी का फ्यूचर है, आपके किंगडम का फ्यूचर। ड्रैकुला के वो शब्द रानी लक्ष्मीबाई के कानों में गूंजने लगे और अचानक उन्हें सब समझ आ गया। दामोदर, दामोदर। रानी लक्ष्मीबाई के दिमाग में घंटियां बज रही थी। उनका पुत्र झांसी का युवराज खतरे में था और अब उन्हें पूरी बात समझ आ रही थी। मैं सब समझ गई। ये उन अंग्रेजों का ही काम है, मगर वो इस हद तक गिर जाएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी? पर वो आपके बेटे को क्यों टारगेट करेंगे? अनीता अभी झांसी में चल रही राजनीति से परिचित नहीं थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने शॉर्ट में उसे सब कुछ समझा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये क्या है? डलहौजी की बनाई पॉलिसी। इसके हिसाब से अगर किसी भी राज्य का राजा बिना किसी वारिस के मर जाता है तो अंग्रेज उसके राज्य पर अधिकार कायम कर सकते हैं। जब 1853 में मेरे पति यानी झांसी के महाराज की मृत्यु हुई तो उन्होंने इसी आधार पर मुझे झांसी का किला और यहाँ की राजगद्दी खाली करने के लिए कहा। जबकि महाराज की मृत्यु से पहले हमने हिंदू रीति रिवाज से दामोदर को गोद ले लिया था। इसकी जानकारी हमने अंग्रेजों को भी दी थी, लेकिन वो दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने को ही तैयार नहीं है। ओह, तो इसलिए वो झांसी के युवराज को ही गायब कर देना चाहते हैं। ओह नो, एक बच्चे को टारगेट करना, हाउ डिस्गस्टिंग। वजह चाहे जो भी हो, अब हमें जल्दी मूव करना होगा, क्योंकि ये सैनिक सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हमारा ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए थे। जो कोई भी आपके बेटे को टारगेट कर रहा है वो उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया है, और इसीलिए उसने हमें उलझा कर रखने के लिए ये सैनिक भेजे थे। लेकिन मेरे सैनिकों को क्या हुआ था? आखिर वो मेरे खिलाफ कैसे हो गए? और वो मर क्यों नहीं रहे थे? मैं जानता हूँ कि ये काम किसका है। किसका? वेल्म रॉक, अंधेरों का शैतान, जो परछाइयों से ऑपरेट करता है, और जिसे वो टच कर दे वो अपने ही परछाई का एक इविल वर्जन बनकर रह जाता है, एक अनडेड शैडो। लेकिन वेल्म रॉक कभी खुद से कहीं नहीं जाता है जब तक कि उसको बुलाया ना जाए। रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये सब बातें किसी परी कथा जैसी थी और वो शायद इन बातों पर विश्वास न करती, लेकिन आज उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से वो ड्रैकुला की हर बात पर विश्वास कर रही थी। तो फिर उसको बुलाया किसने? यही तो पता करना है। एक बात तो कंफर्म है कि वो जो कोई भी है इसी फोर्ट के अंदर है, और हमें समय रहते उसको भी ढूंढना होगा। तुम उसे ढूंढो, मैं दामोदर के पास जा रही। रानी लक्ष्मीबाई वापस जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ड्रैकुला की आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। आप वेल्म रॉक को नहीं रोक पाएंगे, उसे रोकने के लिए मुझे ही जाना होगा। अगर वेल्म रॉक ने आपको टच कर दिया तो आप भी इन सोल्जर्स की तरह बन जाएंगे। ड्रैकुला की चेतावनी सुनकर रानी रुक गई। अपने बेटे की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। व्लाद ठीक कह रहा है महारानी जी, हम आपके साथ हैं। मैं व्लाद के साथ जाऊंगी। युवराज के साथ साथ आपका भी सुरक्षित रहना जरूरी है। नहीं अनीता, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हें एक दूसरा काम करना है। कौन सा काम? वेल्म रॉक को ढूंढकर रोकने मैं जाऊंगा। हर मैजेस्टी, आप उसके इन शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करिए और उन्हें रोक कर रखिएगा। और अनीता, तुम्हें उस हिडन हैंड को ढूंढना होगा। सिर्फ ढूंढना, गलती से भी उसको रोकने मत लग जाना, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कौन है। हमें एज ए टीम काम करना होगा। नाउ लेट्स मूव, टाइम बहुत कम है। हर मैजेस्टी, प्रिंस कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई ने ड्रैकुला को कुछ बताया और उसके बाद तीनों अपने अपने मिशन पर निकल गए। झांसी के किले में वो रात बहुत लंबी होने वाली थी, बहुत ज्यादा ही लंबी। जहां एक ओर ड्रैकुला एक काली शक्ति से भिड़ने जा रहा था, वहीं रूट के रूप में एक काली शक्ति नागलोक की राजनीति में उतर चुकी थी
रूट इस समय नागेश के गुप्त अड्डे पर था, लेकिन नागेश के ढीले रवैये से वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था। मुझे अपने तरीके से ही काम करना चाहिए था। इस नागेश के कारण मैं इन केव्स में एक प्रिजनर बनकर रह गया हूँ। ही हैज नो प्लान। आखिर कब तक मैं इस तरह वेट करूंगा? बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। आई हैव टू गो। एटलीस्ट अब मुझे इतना पता है कि अनंत शेषा की केचुली मुझे तक्षक के पास से ही मिलेगी। रूट बाहर जाने के लिए उठा ही था कि तभी नागेश वहां पहुंचा। क्या हुआ दोस्त, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा इन केव्स के अंदर ही वॉक करने जा रहा था। तुम बताओ, क्या प्लान है आगे का? मेरे पास टाइम कम है। मुझे अनंत शेषा की केचुली चाहिए एंड आई वांट इट सून। मैं जानता हूँ दोस्त, पर प्रॉब्लम ये है कि तक्षक के महल में सिक्योरिटी काफी कड़ी है और अब तो वहाँ सुरक्षा और बढ़ा दी गई है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ओह, लगता है मैंने जो नागलोक में किया है उसकी खबर तुम्हारे तक्षक तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही। अच्छी बात यह है कि तुमने कोई गवाह नहीं छोड़ा सिवाय मेरे, इसलिए किसी को ये नहीं पता कि नाग योद्धाओं की हत्या किसने की है। बस इतना अंदाजा लगाया गया है कि वो कोई बाहरी है, क्योंकि नागलोक के एंट्रेंस पर मौजूद उन तीनों गार्ड्स को मैंने मार दिया था। हाँ, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं। और यही बात हमारे काम आएगी। शायद मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। तो तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। न जाने उन दोनों के खुराफाती दिमाग ने कौन सी योजना बनाई थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि नागलोक की धरती खून से नहाने वाली थी। नागों के खून से एक साया घोड़े पर सवार शिवनेरी के किले की तरफ बढ़ रहा था। उसकी मंजिल उसे ठीक सामने नजर आ रही थी। शिवनेरी के किले के प्राचीर पर खड़े एक अंग्रेज सिपाही ने उस साये को देखा और तुरंत चिल्लाया, होल्ड! कौन हो तुम? घोड़ा तुरंत रुक गया और उस पर सवार उस साये ने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जवाब दिया, आई एम सिस्टर निक्स। मैं चर्च के काम से आई हूँ। मुझे इस फोर्ट के इंचार्ज से मिलना है। वो नाम सुनते ही उस सिपाही ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और आवाज लगाई, ओपन द गेट! उन्हें अंदर आने दो। किले का दरवाजा ऊपर उठने लगा और सिस्टर निक्स शिवनेरी के किले की ओर बढ़ चली। कुछ ही देर में वो किले के अंदर पहुंच चुकी थी और उसके साथ ही गेट फिर से बंद होने लगा। रूट की तलाश सिस्टर निक्स को उस जगह ले आई थी जहां से उसने नागलोक में एंट्री की थी, लेकिन इस सच्चाई से वो अभी अनजान थी। उधर कंकाल धाम में ओमकार भी अभी तक इस बात से अनजान था कि बिजली कहां गायब हो गई है। वो उस गहरी धुंध में भटक रहा था जिसमें उसे न कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही अब कुछ सुनाई दे रहा था। उफ, ये धुंध इतनी घनी है, ऊपर से अब बिजली की कोई चीख भी सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि उसकी आखिरी चीख किस दिशा से आई थी। मुझे बस उसी तरफ बढ़ते रहना होगा। ओमकार अपनी आंखें बंद करके अपने कदमों को महसूस करते हुए एक दिशा में बढ़ते जा रहा था। उसके कान किसी भी आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल सतर्क थे, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ हवा का शोर सुनाई दे रहा था। न जाने बिजली किस खतरे में पड़ गई है। उम्मीद करता हूँ कि मैं उस तक समय से पहुंच जाऊंगा। उसे कुछ हो ना गया हो बस। ओमकार जानता था कि उसके पास समय कम था। उसे न सिर्फ बिजली को बचाना था, बल्कि कंकाल धाम से समय रहते गोटांग के जंगल में वापस पहुंचना भी था, इससे पहले कि दुश्मन वहां तक सड़क बनाकर अपनी तोपें पहुंचा दे। तभी अचानक ओमकार को कुछ एहसास हुआ। एक मिनट, ये क्या है? ओमकार एक पल के लिए रुक गया। वो ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है। ये हवा की आवाज कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस आवाज में कोई संगीत छुपा है या फिर कोई संदेश। ओमकार बहुत ध्यान से अपना पूरा जोर बहती हवा के संगीत को सुनने में लगा रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर छाई हताशा गायब हो रही थी।
मुझे ये तो नहीं पता कि वो ये कैसे कर रही है, लेकिन जो भी हो अब मुझे उस तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आ रहा हूँ बिजली, मैं आ रहा हूँ। ओमकार के कदम तेज हो गए। वो बिजली की ओर बढ़ रहा था, लेकिन समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर बीतते पल के साथ ज़ेकारियल आगे बढ़ता जा रहा था। जानवरों के हमले के बाद अंग्रेज वापस सड़क बनाने लग गए थे। जो घायल थे उन्हें भी ज़ेकारियल ने काम पर लौटने को मजबूर कर दिया था और अब वो खुद चारों तरफ नजर रख रहा था। कोई भी बिना मेरी परमिशन के रेस्ट नहीं लेगा। एवरीवन वर्क फास्टर। जानवरों के उस रहस्यमयी हमले के बाद ज़ेकारियल ने एक सुरक्षा घेरा भी बना दिया था। करीब 1 दर्जन सैनिक बंदूकें लेकर तैयार खड़े थे। हल्की सी आहट पर उनकी उंगलियां ट्रिगर पर जम जाती थी और वो वृद्ध साधु ये सब कुछ देख रहा था। अरण्य को जगाना काम नहीं आया, उल्टे इन्होंने अपने काम की गति बढ़ा दी है। पर चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि इस सब के पीछे लूसीफर का खास ज़ेकारियल है। अब बस ये उम्मीद करता हूँ कि ओमकार जल्दी ही वापस आएगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूँ। उस वृद्ध साधु की सारी उम्मीद ओमकार पर टिकी थी और ओमकार अब धुंध के क्षेत्र से बाहर निकल चुका था। महादेव की कृपा से धुंध से तो निकल आया। अब बस ये देखना है कि बिजली कहाँ। हाँ, ये कौन सी जगह है?